हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 16 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। और उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज, ये वीडियोस पसंद आ रही है। और यदि पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है आज के शिफ्ट का, जिसमें पी क्यू, क्यू आर और आर एस का रेशियो दिया हुआ है। आप लोगों से पी क्यू आर एस का रेशियो पूछ रहा है। आसान सवाल है ये भी। इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मैंने बताया था कि इसके रेशियो को आप लिख लीजिए वन बाय वन। तो पी क्यू का जो रेशियो है वो 6:11 है, क्यू आर का 5:4 है और आर एस का 9:7 है ना। अब मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो वैल्यू है 11, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, मतलब यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 लिख लेंगे। ये 4 को आगे एक्सटेंड कर देंगे, मतलब यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक है, इस 5 को इधर एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ 5 लिख लेंगे। इस 9 को इधर एक्सटेंड कर देंगे तो 9। ठीक है, मैंने क्या किया, वैल्यू को बस एक्सटेंड करके लिख दिया। वो क्यों किया, ताकि हमें हर जगह यहाँ पे क्यू बराबर करना है। एक जगह क्यू 11 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, तो इसको बराबर करना होगा हमें। ठीक है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 × 5 30 और इंटू 9 270। ठीक है, अगला देखते हैं 11 × 5 55 इंटू 9 495। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे, सॉरी ए। अगला देखते हैं 11 × 4 44 इंटू 4, सॉरी 4 नहीं, 44 इंटू 9 है ये। ठीक है, 44 इंटू 9 हो जाएगा 440 और -44 396। ठीक है, और 11 × 4 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 हो जाएगा 280 और 28, यानी कि 308। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक बैग है जिसमें 10, 5 और 2 रुपए के सिक्के हैं और किस रेशियो में है, 1:2:3 के रेशियो में। और बोल रहा है जो टोटल अमाउंट हो रहे हैं वो 390 रुपये हो रहे हैं। तो कॉइन्स का संख्या निकालने बोल रहा है कि कौन से कॉइन्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इसके जो कॉइन्स है वो 1x, 2x और 3x है। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो ऑप्शन से ज़्यादा आसानी से आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करने से अच्छा है आप आसानी से ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। 1x, 2x, 3x यदि सिक्कों का नंबर है, तो यदि 1x है तो 10 रुपये के सिक्के कितने बनेंगे, 10 टाइम्स यानी कि 10x। 5 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे, 2x सिक्के 5 रुपए के, यानी कि कितने रुपए बनेंगे, 5 इंटू 2x 10x। और प्लस ये 3x जो है ये 2 रुपए के सिक्के हैं। तो 2 रुपए के सिक्के यदि 3x हैं तो कितने रुपए बनेंगे, इंटू 2 यानी कि 6x, इतने रुपए बन जाएंगे। टोटल रुपए कितने बने, 390। यहाँ से जब देखिएगा 26x इक्वल टू 390 है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, यानी कि सिक्कों का संख्या कितना आ जाएगा 15, 30 और 45। ऑप्शन नंबर बी, 15, 30 और 45 सिक्के। अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक टैंक में 5.3/4 लीटर पानी आता है और यदि इसमें से 2.375 लीटर 2 बार निकाल लिया जाता है तो कितना पानी बचेगा। ठीक है, तो 2 बार निकाला गया कितना, 2.375 लीटर। यदि 2 बार निकाला गया 2.375, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना निकाला गया 375। ठीक है, ये निकलेगा 4.750। ठीक है, 4.75, इतना लीटर पानी निकला 2 बार में। और टोटल पानी कितना था, ये था 5.3/4। ये टोटल पानी था, इतना पानी हमने 2 बार में निकाल लिया, तो पानी बचा कितना, यही निकालना है ना आप लोगों को। तो 5.3/4 को क्या लिखते हैं, 5.750, 5.750 और माइनस 4.750, क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3/4 को क्या लिखेंगे, 0.75 ना, तो ये 5.75 हो गया, माइनस 4.75 हो गया, 1 आ गया। अगला, इसको सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं सिंप्लीफाई। ये 2/3 है तो 2/3 लिख लेते हैं, और प्लस ये 4/5 और डिवाइडेड बाय 2/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 और डिवाइड को यदि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2/7 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है और इधर क्या चल रहा है, इधर है 3/2 और माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा।
ठीक है। अब अगला स्टेप में इसको करते हैं, 2 से ये काट देते हैं 2 बार में, ये बच गया 2/3 प्लस 14/5, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड 3/2 माइनस 5/8 को लिख सकते हैं कि 12/8 माइनस 5 7/8, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया 8, ऊपर हो गया 12 माइनस 5 यानी कि 7। अब यहाँ से देखते हैं, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस 42 यानी कि 52। 52 डिवाइडेड बाय 7/8 है, जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये मल्टीप्लाई 8/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 15 सत्ते कितना 105, 105 बेस में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कट भी नहीं रहा है, ना ही 15 कटेगा ना ही 7 कटेगा, ठीक है। तो 105 हो गया। अगला सवाल, ये भी सिंप्लीफाई करना है, इसको लिख लेते हैं 2.1/2 यानी कि 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 2.5 और प्लस 3.6, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाय 0.75, तो इसको 0.75 होता है क्या 3/4 होता है ना, 0.75 3/4 होता है, डिवाइड बाय 3/4 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में इधर क्या चल रहा है, ये 1.25 इंटू 4, तो 1.25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 हो जाएगा और 5/5 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया 6.1 इंटू 4/3 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 6 24 24.4, ठीक है, 27.4/3 कितना आ गया। अच्छा ऑप्शन फ्रैक्शन में है, तो इसको काट लेते हैं, 274/30 यानी कि 135, 137/15 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए और बी ने 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, तो ए और बी ने इन्वेस्ट किया 5:6 के रेशियो में, बोला जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट का रेशियो है वो 10:9 है, ठीक है। अब इन्होंने इस रेशियो में 5:6 के रेशियो में यदि इन्वेस्ट किया था तो प्रॉफिट इसी रेशियो में होना था, लेकिन प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 10:9 है, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। और इसमें बी का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 12 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया, और पूछ रहा है कि ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ए का टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले इनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6, ठीक है। और बी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया यानी कि 12 मंथ्स, ठीक है। इसका हमें पता करना है कि ए का कितना होगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्के 72 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10:9 हो रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 10:9 है सवाल में, क्योंकि प्रॉफिट तो हम उसी रेशियो में बांटते हैं ना जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट होता है और टाइम होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो 5x और 72 के रेशियो में मिलना चाहिए था, और किस रेशियो में मिला 10:9। यहाँ से देखिए 9 से कितना टाइम्स है 8 टाइम्स है ना 72, तो इस 10 से भी 8 टाइम्स कर दीजिए, तो 10 से जब 8 टाइम्स कीजिएगा तो यहाँ पे 80 होना चाहिए 5x की वैल्यू। तो 5x यदि 80 हो गया तो x कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था 16 मंथ के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि 9 नंबर्स का एवरेज जो है 56 है, ठीक है। इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाएंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 9 नंबर का यदि एवरेज 56 था और उसमें से एक नंबर हटा दिया गया तो जो अब एवरेज हो गया वो 54 हो गया, मतलब 8 नंबर का एवरेज 56 से घट के 54 हो गया एक नंबर के निकलने की वजह से। तो ये जो 8 नंबर जिनका एवरेज अब 54 हो गया, ये एक नंबर निकलने की वजह से, ठीक है। वो खुद का तो 54 लेके गया, 56 लेके गया ही होगा, क्योंकि इन सब का एवरेज पहले क्या था 9 नंबर का एवरेज 56 था, तो मान लेते हैं कि सभी के पास 56 था, तो एक नंबर जो निकाला गया उसके पास भी 56 होगा, ठीक है। प्लस में ये बाकी 8 नंबर जो बचे उन सबको सबका 2 लेके चला गया, मतलब सभी के पास 56 थे, घट के सभी के पास 54 हो गए, यानी कि 2 कम हो गए ना। तो एक नंबर पे यदि 2 कम हुए तो 8 नंबर पे कितने कम हो गए 16, तो 16 भी यही दे रहा था, मतलब ये जो नंबर हटाया गया इसका खुद का 56 एवरेज तो था ही, बाकी ये बचे हुए 8 नंबर को भी 2-2 करके दे रहा था, तभी सभी का एवरेज 56 हो जा रहा था। ये गया तो 54 हो गया, तो जो नंबर हटाया गया वो कितना हो जाएगा 56 प्लस 16 कितना 72, ठीक है।
ऐसे भी बना सकते हैं आप कि टोटल नंबर 9 थे, उसका एवरेज 56 था, इक्वल टू जो एक नंबर निकाला गया प्लस 8 नंबर का एवरेज 54 है। यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 72 ही आएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि पूरे दोनों ट्रक का, 2 ट्रक दिए हुए इस टेबल में, और दोनों ट्रक का जो पर डे का मतलब फ्यूल कंजम्पशन है, तेल का खपत है, वो दिया हुआ है कि पर डे ट्रक 1 ने मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को कितना कितना तेल खर्च किया। और सेम डेटा ट्रक 2 के लिए दिया हुआ है। पूछ रहा है कि दोनों ट्रक ने मिलके एवरेज कितना फ्यूल खर्च किया। ठीक है, तो हम इसका एवरेज निकालना है हमें बस। तो एवरेज जब इसका निकालना होगा तो यहाँ पे सबका एवरेज 20 हो जा रहा है। देखिए ये 22, 2 इसको दे देगा तो इसका भी 20, इसका भी 20, यहाँ भी 20 है, और ये 21 में से एक इसको दे देगा तो सबका 20 बन गया, यानी कि इसका एवरेज कितना हो गया, 20। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सबका एवरेज 20 है, यहाँ भी सबका एवरेज 20 है, तो 20 तो हमारा एवरेज आ ही गया। लेकिन यहाँ पे 20 से सबका कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 4 ज़्यादा है, यहाँ पे 6 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है। बस इसी को हमें जोड़ना है, सॉरी 2 नहीं 4 ज़्यादा है ये। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 + 4 9, 6 15, 3 18 और 4 22, मतलब 22 ज़्यादा है। सभी का एवरेज ट्रक 1 ट्रक 2 का हमने 20 मान लिया था, लेकिन 22 ज़्यादा है तो ये 22 सभी में बटेगा। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 5 दिन ट्रक 1 का और 5 दिन ट्रक 2 का, यानी कि टोटल 10 दिनों में बटेगा ये। तो कितना इसका एवरेज हो गया, 20 + 22/10, यानी कि 22.2 हो जाएगा। पर डे का इनका फ्यूल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 22.2 लीटर। ठीक है, बस इन सारे डेटा का एवरेज निकाल देना और कुछ नहीं है। आप यदि इन सबको जोड़ के ट्रक 1 का जो टोटल है उसको जोड़ दीजिए, ट्रक 2 का टोटल को जोड़ दीजिए और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, सॉरी, कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक सम है, 12,100 रुपये हो जाता है 2 साल में। कोई प्रिंसिपल है जो कि 2 साल में 12,100 रुपया हो जाता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो पूछ रहा प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, मूलधन क्या है। तो यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा सक्सेसिव से। 10 + 10 प्लस 10 × 10/100, यानी कि 21%। ठीक है, तो कोई अमाउंट है, सॉरी कोई प्रिंसिपल है जो 1 साल में 100 से कितना हो गया, सॉरी 2 साल में 100 से कितना हो गया, 121। यही सवाल है ना, कि कोई प्रिंसिपल है 100 जो कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना हो गया, 121। अब आपको सवाल में 121 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 12,100, यानी कि 100 गुना, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये भी 100 गुना हो जाएगा, 10,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक ग्रोसरी है जो कि 2 तरह का चावल खरीदता है, 50 किलो 40 रुपये पर किलो के हिसाब से, ठीक है, और 20 किलो खरीदता है 55 रुपये पर किलो के हिसाब से, और उसको मिक्स करके उसको बेच देता है 48 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि फाइनल प्रॉफिट या लॉस क्या है। ठीक है, अब देखिए वो 2 तरह का चावल खरीदता है, एक 40 रुपये पर किलो, 40 पर किलो, और एक 55 रुपये पर किलो। उसको बेचता कितने पे, 48 रुपये पर किलो पे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जो 40 रुपये पर किलो है वो कितना किलो खरीद रहा है, 50 किलो, और जो 55 रुपये पर किलो है वो कितना खरीद रहा है, 20 किलो, और इन्हीं दोनों को मिक्स कर रहा है ना। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यदि 40 रुपये पर किलो के चावल को 48 रुपये पर किलो के चावल पे बेच रहा है मिक्स करके ये, तो कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 8 रुपये पर किलो का ले रहा है। ये प्रॉफिट है इसका 1 किलो पे, 40 की चीज को 48 पे बेच रहा है तो 8 रुपये पर किलो है, तो कितने किलो है 40 के चावल, 50 किलो। तो यहाँ से 400 का इसको प्रॉफिट होगा, 1 किलो पे 8 रुपये का प्रॉफिट, तो 50 किलो पे 400 रुपये का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ देखते हैं 55 की चावल को 48 में बेच रहा है तो -7 हो रहा है, लॉस हो रहा है 7 रुपये का। 55 रुपये के चावल को 48 पे बेच रहा है तो -7 का लॉस हो रहा है, तो 20 किलो पे कितने का लॉस होगा, तो -7 × 20, यानी कि माइनस लॉस हो रहा है 140 का। एक चावल से प्रॉफिट हुआ 400 का और एक से लॉस हुआ 140 का, तो टोटल प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, 260 का हो जाएगा ना, जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 260 का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल।
अगला सवाल है कि एक टेलीविजन सेट है जिसको मार्क्ड प्राइस है, जिसका मार्क्ड प्राइस 20,000 दिया हुआ है, ठीक है? और जब इसको 2 डिस्काउंट के बाद बेचा गया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, एक तो 15% का और एक पता नहीं है, वही पता करना है। तो जब डिस्काउंट दिया गया 2, तो 15,300 में बेचा गया। तो पूछ रहा है कि दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट था? तो मान लेते हैं यदि 20,000 का कोई टेलीविजन सेट था, उसको जब पहले 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 20,000 का 15% कितना हो जाएगा? 3,000, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 और फिर 5% 1,000, यानी कि 3,000 का डिस्काउंट दिया गया। तो कितना में बेचा गया? सॉरी, अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 में जब आप 3,000 का डिस्काउंट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 17,000 का। अब एक और डिस्काउंट दिया गया और 15,300 में बेचा गया। देखिए तो कितने का डिस्काउंट है? 17,000 में जब आप एक डिस्काउंट देके 15,300 में बेच रहे हैं, यानी कि 1,700 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं ना आप लोग। तो कितना परसेंट है ये 17,000 का? 17,000 का 17 से कितना परसेंट है? तो ऑब्वियसली सिर्फ 10% है। तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है? 10%। पहला डिस्काउंट कितना था? 15%। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि एक प्रोडक्ट की प्राइस को 30% ऊपर मार्क करता है, मतलब उसका जो सीपी था उसे 30% ऊपर मार्क किया और फिर एक डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद भी वो 17% का प्रॉफिट कमाता है। तो पूछ रहा है कि उसने कितना डिस्काउंट दिया था? सवाल यही है। ठीक है। तो देखिए, यदि 100 रुपये उसका सीपी हम लोग मान लेते हैं, जो प्रोडक्ट था उसका सीपी 100 था, उसने उसको 30% अबव मार्क किया, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना था? 130। ठीक है। और उस प्रोडक्ट को बेचने पे उसको 17% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट 100 पे होगा ना। तो 17% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 चीज को उसने 117 पे बेचा। ये सेलिंग प्राइस हो गया। पूछ रहा है उसने मार्क प्राइस पे कितना छूट दिया था? तो मार्क प्राइस 130 था, बेचा उसको 117 में, तो कितने का छूट है? 13 रुपए का। तो 130 में 13 रुपए का छूट है, यानी कि कितना परसेंट छूट है? 10% छूट है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि दो कंटेनर हैं ए और बी, ठीक है, और उसमें अल्कोहल और वाटर है। दोनों कंटेनर में अल्कोहल और वाटर है। जो पहला कंटेनर है ए, उसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। ठीक है। ए कंटेनर में अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है और बी में 5:2 है। ठीक है। बोल रहा है कि 10 लीटर कंटेनर ए से निकाला गया और 14 लीटर कंटेनर बी से निकाला गया और उसको मिलाया गया, तो जो तीसरा क्वांटिटी बनेगा, मतलब उसको मिला के तीसरे कंटेनर में डाला गया, तो तीसरे कंटेनर में अल्कोहल और पानी का नया रेशियो क्या है? मतलब क्या किया गया कि जो ए था कंटेनर, उसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो था वो 4:1 था। ठीक है। जो कंटेनर बी था, उसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 है। ठीक है। और ये बोल रहा है कि कंटेनर ए से 10 लीटर और कंटेनर बी का 14 लीटर मिलाया गया। तो इसको उसी रेशियो में पहले कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, जब देखिएगा अल्कोहल ए को, मतलब कंटेनर ए को, तो 4 और 1 5 ही लीटर बन रहा है। 5 यूनिट को हम लोग थोड़ी देर के लिए 5 लीटर मान लेते हैं। और कंटेनर बी को देखिएगा तो 5 और 2 7 यूनिट ही बन रहा है, यानी कि 7 लीटर मान लेते हैं इसको। लेकिन इसको जब 10 निकालना है कंटेनर ए से, सवाल में दिया हुआ है 10 लीटर निकालना है, तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं ना इस रेशियो को। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 8 और 2। अब देखिए 10 यूनिट हो गया, तो हम 10 लीटर मान लेते हैं इसको। और यहाँ से बी से 14 लीटर निकालना था, लेकिन इसका सम करने पे 7 आ रहा है, तो दोगुना कर लेते हैं यहाँ से भी। तो 10 और 4 हो जाएगा, मतलब अब ये भी 14 यूनिट हो गया, इसको भी 14 लीटर मान लेते हैं। तो कंटेनर ए से जब हमने 10 लीटर निकाला तो ये निकाला, और कंटेनर बी से जब हमने 14 लीटर निकाला तो ये निकाला, और इसके तीसरे कंटेनर में मिला दिया। तो तीसरा कंटेनर मान लेते हैं सी है, तो उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ से अल्कोहल कितना जाएगा 8, और यहाँ से अल्कोहल कितना होगा 10, यानी कि टोटल अल्कोहल 18। समझ रहे हैं? क्योंकि रेशियो सेम है, 10 यहाँ पे है, यहाँ पे 14 है ना। तो अल्कोहल जब यहाँ से जाएगा, यहाँ से 8 जाएगा और यहाँ से 10, यानी कि टोटल 18 चलेगा। वाटर जब यहाँ से जाएगा तो 2 और यहाँ से 4, यानी कि 6 चला गया। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 3:1। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक रेडियस है स्फीयर का, इसको जब दोगुना किया जाता है उसके ओरिजिनल साइज से, तो पूछ रहा है उसका जो नया सरफेस एरिया है, ओरिजिनल सरफेस एरिया का मतलब नया सरफेस एरिया और ओरिजिनल सरफेस एरिया का रेशियो कितना है। उसके साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि नया वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग कि इसका जो ओरिजिनल रेडियस है, ठीक है, ओरिजिनल रेडियस, ठीक है, और न्यू रेडियस, ओरिजिनल रेडियस और न्यू रेडियस लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल रेडियस कितना था आर, और नया रेडियस कितना कर गया, दोगुना कर दिया, यानी कि 2r। जब आर बढ़ा दिया हमने तो स्फीयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो होता क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा एरिया, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा नया का और पुराने का। तो नया का एरिया हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, और पुराने का एरिया आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, इसी रेशियो में होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप आर स्क्वायर जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:4। ठीक है, ये किसका आया, पुराने वाले का और नए वाले का। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, नया वाला और पुराना वाला का रेशियो, उल्टा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, एरिया। अब वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, तो जो स्पेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और 4/3 तो कांस्टेंट है, मतलब आर क्यूब से डिसाइड होगा क्या, वॉल्यूम का रेशियो, उसके आयतन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो आयतन का जब रेशियो बोलेंगे तो नए वाले और पुराने वाले, न्यू वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो नया का वॉल्यूम क्या होगा, नया का वॉल्यूम होगा जो नया रेडियस है उसका क्यूब, तो नया रेडियस क्या था 2r, तो 2r का क्यूब, और पुराना रेडियस क्या था r, तो r का क्यूब। तो यहाँ से देखिएगा तो 8r क्यूब और r क्यूब, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा नया और पुराना का, 8 और 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, दोनों सेम बेस के हैं और इक्वल वॉल्यूम है दोनों का। तब पूछ रहा है कि जो उनका रेडियस है वो कितना होगा, दोनों का कॉमन रेडियस है, दोनों का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो सेम है, आर आर दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो पूछ रहा है जो कोन है उसका हाइट क्या होगा। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है, हेमिस्फीयर का और कोन का। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, हेमिस्फीयर का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये बराबर है कोन के वॉल्यूम के, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब दोनों जगह आर सेम है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है दोनों का आर सेम है, तो जो कट रहा है वो काट देते हैं, ये पाई आर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, पाई/3 r स्क्वायर, एक आर बचेगा यहाँ से, पाई/3 r स्क्वायर यहाँ से भी कट गया, यानी कि यहाँ बचा 2r = h। आप लोगों से यही पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा, तो हाइट 2r के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सॉलिड स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, और उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जब मेल्ट किया गया तो दो कोन बनाया गया, दो शंकु बनाया गया इक्वल हाइट का। ठीक, मतलब एक हमने हेमिस्फीयर को मेल्ट करके, एक अर्धगोले को मेल्ट करके दो शंकु बना दिया, और शंकु का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि उसका हाइट क्या होगा, जो कोन है, जो शंकु है, उसका हाइट क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी एक चीज़ से मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है, एक चीज़ गला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो हमेशा वॉल्यूम बराबर होता है दोनों चीज़ों का। तो यहाँ से हम वॉल्यूम बराबर करेंगे, तो जो हेमिस्फीयर को गलाया गया, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, और r दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब, ये बराबर होगा, इससे क्या बनाया गया, दो शंकु बनाए गए, मतलब दो कोन बनाए गए, तो 2 इंटू कोन का एरिया, सॉरी कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो जो कोन है उसका रेडियस दिया हुआ है 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू एच, एच ही हमें निकालना है ना, तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये पाई बाई थ्री, सॉरी ये पाई बाई थ्री
पाई/3, ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 1000 और इक्वल टू 25h, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा 1000/25 यानी कि 40। ठीक है, अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक स्क्वायर पिरामिड है, उसका बेस का पेरीमीटर दिया हुआ है और स्लैंट हाइट भी दी हुई है, उसका लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो जब भी स्क्वायर पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे, स्क्वायर, ठीक है, पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया जब निकालना हो हमें, तो ये होता है 1/2, ठीक है, पेरीमीटर और बेस और स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, स्लैंट हाइट, ये याद रखिएगा, स्लैंट हाइट हम मान रहे हैं, स्लैंट हाइट को हम यहाँ पे एल लिख लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना रहे, स्लैंट हाइट है यानी कि एल, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर भी पता है, स्लैंट हाइट भी पता है, तो स्क्वायर पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये क्या होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 40 और स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 10, यानी कि आ जाएगा 400/2 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब हम पिरामिड प्रिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये असल में 4 जो ट्रायंगल बनाते हैं, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें 4 ट्रायंगल होते हैं और ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और जब चारों के बेस को जोड़ेंगे तो बेस का पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, और हाइट जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है, तिरछी ऊंचाई होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दो सर्कुलर पिज्जा हैं और दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2:3। यदि रेडियस का रेशियो 2:3 है तो उसके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा, यही होगा ना। और इसमें जो छोटा वाला पिज्जा है, सर्कुलर पिज्जा, उसका एरिया भी दिया हुआ है 100 पाई, तो बड़े वाले पिज्जा का एरिया पूछ रहा है। तो यदि 4 की वैल्यू, देखिए ये रेडियस का रेशियो था और ये एरिया का रेशियो था, और एरिया में जो छोटा वाला पिज्जा है 4, उसका एरिया 100 पाई दिया हुआ है, 100 पाई, यानी कि कितना गुना हो गया इसका 25 पाई। तो बड़ा वाला जो पिज्जा है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये भी 25 पाई टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 9 गुना 25 यानी कि 225 पाई हो जाएगा बड़े वाले पिज्जा का एरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और इसमें दो मीडियंस हैं एडी और बीई। एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ए बी सी, इसमें दो मीडियंस हैं, एक तो एडी है और एक बीई है। तो एडी मीडियंस होता क्या है कि सामने वाले वर्टेक्स से आता है और सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट देता है। यही तो मीडियन होता है ना, कि वर्टेक्स से आएगा और सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जो बीई है, ठीक है, ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं जी पे। ठीक है, और जहां पे जो मीडियंस काटते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जी सेंट्रॉइड है, ये एडी है, इसमें एडी का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पूछ रहा है एजी कितना होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई मीडियन है, ठीक है, मान लेते हैं इस ट्रायंगल में एडी मीडियन है और ये सेंट्रॉइड है जी। सेंट्रॉइड होता क्या है, जहां पे भी तीनों मीडियंस मिलते हैं एक दूसरे को काटते हैं, हर एक ट्रायंगल्स में 3 मीडियंस होते हैं, मीडियंस जहां काटेंगे वहां सेंट्रॉइड बनाते हैं। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर व्यू बोलते हैं उसको। तो जहां पे ये काटते हैं वो मीडियंस को 2:1 रेशियो में बांटता है, मतलब एजी यदि 2 है तो जीडी 1 हो जाएगा। ठीक है, और सवाल में आपको दिया हुआ है कि जो एडी है वो 12 है, तो 12 को जब आप 3 हिस्से में बांटिएगा, ठीक है, 2:1 में, तो एक हिस्सा कितने को मिलेगा 12/3, यानी कि एक हिस्सा जो होगा वो होगा 4 के बराबर। तो हमें एज ही निकालना है ना, तो एज ही कितना है, तो दो हिस्सा है, तो एक हिस्सा यदि 4 के बराबर है तो दो हिस्सा 8 के बराबर हो जाएगा, मतलब एजी का लेंथ 8 हो जाएगा और जीडी का लेंथ 4 हो जाएगा। हमें एजी का लेंथ निकालने बोला है तो कितना होगा 8। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर ब्लॉक्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, मतलब दो ट्रायंगल है, सीधा सीधा ये समझिए कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ए बी सी और एक डी ई एफ, और इसमें कोण बी और कोण ई दोनों 90 डिग्री है, यानी कि यह है ए बी सी और ये है डी ई एफ, और दोनों, एक बी पे राइट एंगल है और एक ई पे राइट एंगल है, सवाल में दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि दोनों का हाइपोटेनस जो है ए सी और डी एफ
बराबर है, ठीक है, ये बराबर है इसके। और इसमें ये भी बोला है कि भुजाएं भी बराबर है दो साइड्स ए बी और डी, मतलब ये ए बी इस डी के बराबर है। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांगसम होगी? यदि होगी तो किस नियम से? तो हाँ, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगी। रीजन ये है कि किसी भी ट्रायंगल का यदि दो साइड्स और उन साइड्स के बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल जो होती है वो सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, वो है आरएचएस, ठीक है, सी नंबर। आरएचएस क्या होता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल तो बनाते ही है, दोनों राइट एंगल है, तो इसीलिए ये आर का मतलब हो गया राइट एंगल, ठीक है, और उनका हाइपोटेनस भी बराबर हो। सवाल में दिया हुआ है कि एसी और डीएफ बराबर है, ठीक है, तो दोनों का हाइपोटेनस बराबर है एच, राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड बराबर हो। यहाँ पे ए बी और डीई बराबर दिया हुआ, ये साइड हो गया। तो राइट एंगल के लिए एक स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड जिसको बोलते हैं। मतलब इसमें दोनों के पास राइट एंगल है, ठीक है, दोनों का हाइपोटेनस बराबर है और दोनों का एक साइड बराबर है, कोई भी साइड बराबर हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ये अगला सवाल इसमें बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसको जब एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जाता है, सर्कल के अंदर बनाया जाता है, इंस्क्राइब का मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल है उसका तीनों पॉइंट सर्कल पे होगा, ठीक है, और जो सर्कल है उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि एक एल्टीट्यूड खींचा जाता है पॉइंट बी से वर्टेक्स एसी पे, जो उसका कर्ण है उस पे एक एल्टीट्यूड यानी कि एक सिरसलम खींचा जाता है, और इसमें ए बी का लेंथ दिया हुआ है। आप लोगों से सेगमेंट ए डी पूछ रहा है। देखिए इसको जब फिगर पे देखेंगे तो समझ में आएगा। फिगर पे देखने से पहले इसको एक बात आप लोग समझिए कि किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है, ठीक है, किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो हमेशा सरकमफेरेंस पे 90 का कोण बनाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, कहीं भी बनाए, यहाँ भी बनाएगा तो ये डायमीटर यदि ए डी डायमीटर है तो ये 90 का कोण बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सवाल जो दिया है वो ये है कि एक सर्कल में एक ट्रायंगल ए बी सी इंस्क्राइब किया गया, ठीक है, राइट एंगल है, एक सेकेंड, तो इसमें जो ये चूंकि 90 बना रहा है तो इसका जो हाइपोटेनस होगा ए सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है तो ए सी इसका हाइपोटेनस है, ये डायमीटर के बराबर होगा। रीजन क्या है कि ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बना रहा है तो ये डायमीटर होगा और कुछ नहीं, ए सी डायमीटर होगा, और डायमीटर का लेंथ दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि एक एल्टीट्यूड बी डी से डाला जाता है, बी से सामने वाले हाइपोटेनस पे, तो जब भी एक एल्टीट्यूड डालिएगा आप, एल्टीट्यूड का मतलब होता है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है सामने वाली भुजा पे, ठीक है, और ये जो कहाँ डाला गया, बी डी मतलब डी पॉइंट पे, तो इसमें ए डी का लेंथ पूछ रहा है और इसमें दिया हुआ क्या है, साइड ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। मुझे सर्कल का यूज क्या था, सर्कल का बस इतना यूज था कि हमें ए सी का लेंथ निकालना था। अब सर्कल का कोई यूज नहीं, इस सर्कल को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम एडी निकालते हैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा, एडी जो होता है वो क्या होता है, एडी होता है ए बी का स्क्वायर बटा ए सी, ठीक है, और सी डी क्या होता है, सी डी होता है बी सी का स्क्वायर बटा ए सी, ठीक है। हमें ए डी निकालना है तो ए डी ए बी का स्क्वायर होगा और ए बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइडेड बाय ए सी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 कितना आ जाएगा 36 बटा 10 3.6, ए डी निकल गया 3.6, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो सर्कल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पे, ठीक है, सर्कल जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो टच करेंगे या तो टच ही नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या तो पूरा पूरा ओवरलैप ही करेंगे। यहाँ बोल रहा है दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट मतलब इन दोनों पॉइंट पे काटा दोनों सर्कल ने, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल टेंजेंट, मतलब जो अंदर का स्पर्श रेखा होगा वो बाहर के स्पर्श रेखा से ज्यादा होगा। यहाँ तो अंदर कोई टेंजेंट बनेगा ही नहीं, जो भी टेंजेंट बनेगा बाहर ही बनेगा, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ठीक है।
दूसरा बोल रहा है ओनली टू कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट, मतलब दो स्पर्श रेखा ही होंगे, इसमें दो ही होंगे। एक तो ये होगा जो दोनों सर्कल पे कॉमन हो, एक ये टेंजेंट हो गया, दूसरा ये टेंजेंट हो गया। अब दूसरा सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, द नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड्स ऑन रेडियस। रेडियस से टेंजेंट का कोई मतलब ही नहीं है कि कितना टेंजेंट होंगे, इसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी काट देते हैं। चौथा बोल रहा है कि दे मस्ट बी कॉन्सेंट्रिक। जब भी दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो या तो वो ओवरलैप करेंगे या तो वो एक दूसरे के अंदर होंगे, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि एक सेंटर से दो सर्कल बनाए गए, तो या तो ऐसे बनेगा या तो एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो चौथा भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 20 में सही है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि R1 और R2 रेडियस का दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है उनके बीच जो कॉमन टेंजेंट है उसका लेंथ t सेंटीमीटर है, t है, और उनके रेडियस R1 और R2 है। तो रिलेशन पूछ रहा है t R1 R2 के बीच में। तो सीधा सीधा ये देखिए कि यदि दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस था d, उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले शिफ्ट में। d होता है रूट अंडर, ठीक है, ये जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उसका लेंथ का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। और जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये कुछ नहीं, दोनों को रेडियस का सम होता है और कुछ तो होता नहीं है। यानी कि डी की वैल्यू भी हमें पता है, R1 प्लस R2, यही डी है, ठीक है। तो डी के जगह पे यदि हम रख दे R1 प्लस R2 और ये दिया हुआ है आपको, तो इस रूट को जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही है ना। यही से मेरे रिलेशन निकल जाएगा टी और R1 R2 के बीच में। तो यहाँ से जब इसको आप तोड़िएगा तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 2R1 इंटू R2 और बराबर टी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस 2R1 इंटू R2। यहाँ से जब आप देखिएगा तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4R1 इंटू R2। तो टी बराबर क्या हो जाएगा फाइनल, टी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 बाहर आ जाएगा R1 इंटू R2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस इस सवाल को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था जो कि हम पिछले शिफ्ट में बताए थे, डिस्टेंस का फॉर्मूला। आइए अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है, उस पर एक कोड है 12 सेंटीमीटर का, उसके अंदर एक जीवा है 12 सेंटीमीटर का, और वो जो है सरकमफेरेंस पे, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पूछ रहा है कि उस कोड का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। सवाल ये है कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक कोड है जीवा 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये जीवा जो है सेंटर पे, सेंटर से कितना दूर होगा ये पूछ रहा है। आप लोगों को दिया हुआ है कि ये जो कोड है ये सरकमफेरेंस पे, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो कोई भी कोड जितना एंगल सरकमफेरेंस के साथ बनाती है उसका दोगुना एंगल इसके सेंटर के साथ बनाती है, पता होगा आप लोगों को। मतलब यदि सरकमफेरेंस पे 30 बना रही है तो यहाँ पे 60 का एंगल बनाएगी। और ये दोनों रेडियस है, यदि ये सेंटर है तो ये दोनों रेडियस होगा ना, और यदि दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। यानी कि ये वाला एंगल 60 है तो 120 को आधा आधा कर देंगे, मतलब दोनों 60 हो जाएगा, मतलब तीनों एंगल बराबर हो गया इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल में यदि तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड बराबर होंगे। और ये दिया हुआ है इसका जो कोड है 12 है, यानी कि रेडियस भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, मतलब तीनों साइड क्या हो गया इसका, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब इस फिगर को बाहर निकाल देते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड्स क्या है 12 है। और हमें पूछ क्या रहा है, सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस, यानी कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात कीजिएगा तो उसका हाइट पूछ रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, ये होता है √3/2 इंटू ए। ए क्या है, साइड है, साइड 12 है यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा 6√3, सीधा सीधा। मतलब सेंटर से, इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस होगा h, वो 6√3 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं,
ये अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल भी। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, ठीक है? और वो कोड सेगमेंट बनाता है। कोड ऑब्वियसली सेगमेंट बनाता है, एक मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा वाला एरिया और एक छोटा वाला एरिया, वृत्तखंड बोलते हैं सेगमेंट को, ठीक है? 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक वृत्तखंड होता है हिंदी में और एक त्रिज्याखंड होता है, ठीक है? सेक्टर और वृत्तखंड को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट और त्रिज्याखंड को बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है पहले ये समझिए, एक सर्कल है मान लेते हैं, उसमें एक कोड है कोई भी, ये मान लेते हैं कोड है जीवा, उसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया, तो पूछ रहा है कि उस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो जो हम सेक्टर की बात करते हैं तो ये होता है सेक्टर, ये पूरा सेक्टर हो गया, या तो सेक्टर बोलिए या तो त्रिज्याखंड बोलिए हिंदी में, ठीक है? और जब सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट क्या होगा कि एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, तो कोड सर्कल को 2 पार्ट में बांटता है, ठीक है? और दोनों को सेगमेंट बोलते हैं। एक होता है मेजर सेगमेंट, बड़ा वाला हिस्सा, और एक होता है माइनर सेगमेंट मतलब छोटा वाला हिस्सा, ठीक है? मतलब ये जो कोड है सर्कल का जीवा, इसने सर्कल को 2 पार्ट में बांटा, एक ऊपर वाला बड़ा वाला, एक छोटा वाला। तो छोटा वाला सेगमेंट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जब भी सवाल में, और माइनर सेगमेंट को हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। एक होता है वृत्तखंड, एक होता है त्रिज्याखंड, ये हो गया त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर इंग्लिश में, ठीक है? और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब सिर्फ सेगमेंट की बात करें, मेजर माइनर नहीं दिया हुआ हो, तो ये हमेशा एक माइनर सेगमेंट को बताता है, मतलब छोटा वाला हिस्सा की बात करता है। जब भी सिर्फ सेगमेंट दिया हुआ हो तो वो छोटे वाले हिस्से की बात करता है, स्पेसिफिकली जब तक लिखा हुआ ना हो। यदि लिख दिया है कि मेजर सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट होगा, और नहीं लिखा है तो माइनर होगा, ठीक है? अब आते हैं सवाल पे। अब आप लोग समझ गए सेगमेंट और सेक्टर में क्या अंतर होता है, हिंदी में वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में क्या अंतर होता है, ठीक है? आपको सवाल ये दिया है कि एक सर्कल है, इसमें एक कोड है, ठीक है? और वो कोड जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, ठीक है? ये कोड है, ये 60 का एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, ठीक है? और सेंटर का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर मतलब सर्कल का। तो यदि ये 60 है और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अभी ठीक ऊपर सवाल में हमने देखा था। तो ये तीनों एंगल 60-60 का हो गया। यदि तीनों एंगल 60 है तो इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है कि सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि जब भी सेगमेंट बोले, सिर्फ सेगमेंट, तो छोटे वाले पोर्शन का एरिया देखते हैं हम लोग, ये वाला, इसका एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से, मतलब ये सेक्टर ए बी सी मान लेते हैं, पूरे सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो सेगमेंट हमने रेड से मार्क किया उसका एरिया मिल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसमें करेंगे हम क्या, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी है क्या, इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए यहाँ पे क्या है, 8 है ना? तो 8 का स्क्वायर 64। तो थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो 60/360 ये आ जाएगा 1/6, ठीक है? पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 8 है तो ये भी 64 हो जाएगा। माइनस में आ गया √3, 64/4 यानी कि 16√3, और यहाँ से आ गया 2 से 3 बार में, और 2 से ये 32 बार में, यानी कि 32 पाई/3 और माइनस 16√3, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, 32 पाई/3 माइनस 16√3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? हो गया खत्म। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।